तो ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। ऑसिलेटर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है। एन ऑसिलेटर इज अ सर्किट दैट प्रोड्यूस अ पीरियोडिक वेवफॉर्म ऑन इट्स आउटपुट विद ओनली द डीसी सप्लाई वोल्टेज एज एन इनपुट। ठीक है जी। आपने लैब में जो देखे थे फंक्शन जनरेटर, जो कि आपको क्या देते हैं, सिग्नल जनरेट करके देता है। तो ऐसा कोई भी सर्किट जो आपको आउटपुट में क्या करे, सिग्नल दे, जब आप उसको इनपुट में क्या दे रहे हो, डीसी सप्लाई दे रहे हो, तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं ऑसिलेटर सर्किट्स। ठीक है जी। अब ऑसिलेटर सर्किट की आउटपुट वेवफॉर्म क्या हो सकती है, साइनोसाइडल भी हो सकती है, स्क्वायर वेवफॉर्म भी हो सकती है, सॉटूथ वेवफॉर्म भी हो सकती है। ऑसिलेटर्स का अगर हम देखें तो इसके दो किस्म के ऑसिलेटर्स का हमें डिस्कस करेंगे। एक को हम कहते हैं फीडबैक ऑसिलेटर्स और दूसरी टाइप है हमारे पास रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स। ठीक है जी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फीडबैक ऑसिलेटर्स। यस सर। फीडबैक ऑसिलेटर में हमारे पास क्या है, देखें आपके पास फीडबैक नाम से पता लग रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, आउटपुट को फीडबैक करेंगे टू द एम्पलीफायर। तो उसके लिए हमें एक एम्पलीफायर चाहिए, एक फीडबैक सर्किट चाहिए होगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब उसमें हम फीडबैक में ये करते हैं कि जब आपकी एक दफ़ा ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है, आफ्टर ऑसिलेशन हैज स्टार्टेड द लूप गेन इज मेंटेन एट 1। आपका लूप गेन जो है वो 1 होना चाहिए। ये लूप गेन से मुराद क्लोज लूप गेन, क्योंकि जब हम बात करते होते फीडबैक के साथ तो डेफिनेटली हम बात कर रहे होते क्लोज लूप गेन। यहाँ पर लूप गेन से मतलब क्लोज लूप गेन ही है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, 1। 1 का मतलब क्या है कि आपका आउटपुट और इनपुट क्या है, सेम होंगे सर। सेम जी। उठ गया है? उठ गया। एक सेकंड आप लोग होल्ड करिएगा जी, एक सेकंड। जी अब आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जब आपका सिग्नल जो है ऑसिलेशन यानी कि आउटपुट में सिग्नल आना शुरू हो जाता है ना, तो हमने क्लोज लूप गेन जो है वो 1 पर मेंटेन रखना होता है। ठीक है जी। हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। यस सर थोड़ा सा कर लिया करें, जब मैं स्टॉप करूँ ना तो फिर इसका मतलब डेफिनेट आप मुझे आगे से रिस्पांस दें ताकि मुझे पता लगे आप लोग वहाँ पर जाग रहे हैं। तो कोई एक आध बंदा जो है ना जरा रिस्पांस जरूर कर दे, कोई एक आध। ठीक है ना। अब ठीक है फीडबैक सर। ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ एन एम्पलीफायर और अ गेन। अब हमने अभी ब्लॉक डायग्राम में देखा कि आपको क्या क्या चाहिए इसमें। फीडबैक ऑसिलेटर में एक एम्पलीफायर चाहिए जो क्या करेगा सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। और गेन का मतलब है यहाँ पर उसको एम्पलीफाई करे। और अब ये एम्पलीफायर क्या हो सकता है, एक आइदर अ डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर। एक डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर से मुराद क्या है, आप सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की भी बात कर सकते हैं जो कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर भी हो सकता है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी हो सकता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम बात कर चुके हैं क्या होता है, जिसमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी है, एम्पलीफायर है, क्लास ए क्लास बी एम्पलीफायर है। 3 ब्लॉक डायग्राम को हमने डिस्कस किया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आपको यहाँ पर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी ले सकते हैं या आप एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो कि कॉमन इमिटर है, जो सिंपलेस्ट केस है, जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था
इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के कोर्स में, याद होगा आपको। सो गए हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। यार आप लोग। अच्छा, दूसरी क्या चीज हमें इसमें रिक्वायर्ड है? पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। देखिए, हमें फीडबैक सर्किट चाहिए, नेगेटिव फीडबैक सर्किट नहीं चाहिए। नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, क्योंकि फेज शिफ्ट आएगा तो वो नेगेटिव फीडबैक हमारे लिए यहाँ पर हम नहीं यूज कर रहे। यहाँ पर हम जो फीडबैक सर्किट यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव फीडबैक सर्किट यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड बात है कि पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। और दूसरे ये जो पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है ये क्या करेगा, दैट प्रोड्यूसेस द फेज शिफ्ट। इसका मतलब ये कोई ऐसा सर्किट है जिसमें क्या होगा, फेज शिफ्ट भी आएगा। फेज शिफ्ट तभी आ सकता है कि ये कोई आरसी सर्किट हो, ठीक है? यस सर, यस सर। अगर आप फीडबैक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर ही लगाते हैं तो फेज शिफ्ट नहीं आएगा। फेज शिफ्ट आता ही कैपेसिटर की वजह से है या इंडक्टर की वजह से आता है, ठीक है ना? इसका मतलब ये सिंपल रेजिस्टर बेस्ड सर्किट नहीं होगा, बल्कि आरसी सर्किट होगा। रेजिस्टर और कैपेसिटर भी होंगे इसमें। जी सर, बिल्कुल। और दूसरा, इस फीडबैक सर्किट की क्या होगी, अटेन्युएशन भी होगी डेफिनेटली। और हम ये बात पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि अटेन्युएशन किसी भी फीडबैक सर्किट की क्या होती है, उसको हम बी कहते हैं। और वो बी क्या होती है, वो सर्किट के रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है जी? जी सर, बिल्कुल। यस सर। अच्छा, दूसरी जो टाइप है ऑसिलेटर की वो है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स। अब रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में क्या करते हैं, हम फीडबैक सर्किट नहीं यूज करते, बल्कि उसकी जगह हम क्या करते हैं, आरसी टाइमिंग सर्किट यूज करते हैं, ठीक है जी? टू जनरेट अ वेव फॉर्म। ये आरसी टाइमिंग सर्किट ऑलरेडी वेव फॉर्म जनरेट करता है, फिर उसको हम एम्पलीफाई कर लेते हैं। समझ आ रही बात? यस सर। लेकिन अब दोनों में फर्क क्या है कि आपका जो फीडबैक सर्किट है वो आपको जो आउटपुट देता है वो साइनोसाइडल आउटपुट वेवफॉर्म देता है। लेकिन अगर आपको नॉन साइनोसाइडल आउटपुट वेवफॉर्म चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर शुरू में दिखाया था, स्क्वायर वेवफॉर्म चाहिए या सॉटूथ वेवफॉर्म चाहिए, तो फिर हम फीडबैक ऑसिलेटर की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरफ जाते हैं। हमें स्क्वायर वेवफॉर्म चाहिए या सॉटूथ वेवफॉर्म चाहिए तो फिर हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर यूज करते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हमें नॉन साइनोसाइडल आउटपुट वेवफॉर्म देता है। जी सर। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ फीडबैक ऑसिलेटर को। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फीडबैक ऑसिलेटर को अब थोड़ा सा हम डिटेल के साथ बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमें क्या दो चीजें चाहिए थे, एक एम्पलीफायर चाहिए था और दूसरा क्या चाहिए था हमें, फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फीडबैक, अब ये फीडबैक सर्किट क्या कर रहा है, एक्चुअली आउटपुट का कुछ फ्रैक्शन जो है फीडबैक कर रहा है टू द इनपुट, ठीक है जी? हेलो, यस, आवाज आ रही है तो आगे से यस सर कर दिया करो ना जब मैं ब्रेक लगाता हूँ। सर मेरा थोड़ा सा नेट इशू तो क्या करके आ रही है, लेकिन अभी सही आ रही है आपकी आवाज। आ रही है सर। जब मैं पॉज करता हूँ तो डेफिनेटली मैं पॉज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपका रिस्पांस देख रहा हूँ। आप लोग रिस्पांस क्या दे रहे हो, यस सर कह रहे हो ना थोड़ा सा आगे से? अच्छा सर। हाँ जी, पॉज जब मैं करूँगा तो थोड़ी देर अगर मैं रुक जाता हूँ तो डेफिनेटली फिर आप आगे से बोलें। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप उधर लाइन पर मौजूद भी है कि नहीं। ओके। हाँ जी,
ओके। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आउटपुट को, अब ये देखें, ये फीडबैक सर्किट है, ये देख रहे हैं इस फीडबैक सर्किट को जो आउटपुट है, यहाँ पर हमारे पास एम्पलीफायर का आउटपुट है, यही आउटपुट इस फीडबैक को इनपुट के तौर पर अपीयर हो रही है। क्या इस सिग्नल में और इस सिग्नल में कोई फेज डिफरेंस आ रहा है? नो सर, फेज डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि आपका जो फीडबैक सर्किट है उसने फेज शिफ्ट लाया इसमें, उसकी वजह से कोई फेज शिफ्ट प्रोड्यूस हुआ? नो सर, नहीं हुआ। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि ओवरऑल फेज शिफ्ट 0 डिग्री होना चाहिए। जी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर देखें फीडबैक सर्किट में क्या हुआ, ये फेज शिफ्ट ले आया इन दो उसको इनपुट जो सिग्नल मिला उसके मुकाबले में आउटपुट सिग्नल 180 आउट ऑफ फेज हो गया। जी बिल्कुल। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमें ओवरऑल फेज शिफ्ट कितना चाहिए? 180। और भाई 0 डिग्री। जी सर, तो 180। अब जब आप 0 डिग्री कैसे कर सकते हैं, 180 तो 180 फेज शिफ्ट ले आया फीडबैक सर्किट, तो फिर 180 जी। हम आगे और प्रोड्यूस करवाएंगे किसकी वजह से? ऑपरेशन। हाँ, अब ऑपरेशन एम्पलीफायर को किस मोड में यूज करना पड़ेगा हमें, नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग मोड में? इन्वर्टिंग में सर जी। वो। अब इन्वर्टिंग मोड में जब हम यूज करेंगे तो 180 ये भी प्रोड्यूस करेगा, और ये 180 किसकी वजह से है? फीडबैक की वजह से। तो ओवरऑल फेज शिफ्ट कितना आएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ऑसिलेशन का ये रूल है, मैं आगे कंडीशन बताऊंगा कि फेज शिफ्ट ओवरऑल क्लोज लूप में फेज शिफ्ट 0 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है आपकी बात? यस सर। अब यहाँ पर वो आ गई है कंडीशन, कंडीशन फॉर द ऑसिलेशन। क्या पहली कंडीशन है, द फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट बी 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका फीडबैक सर्किट फेज शिफ्ट नहीं ला रहा तो फिर एम्पलीफायर कौन से मोड में यूज होना चाहिए? नॉन इन्वर्टिंग में। और अगर फीडबैक सर्किट फेज शिफ्ट ला रहा है तो फिर वो कितना लाएगा, 180 का लाएगा, तो डेफिनेटली फिर एम्पलीफायर किस मोड में यूज होगा? इन्वर्टिंग में। जी। क्लियर हो की बात? यस सर। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो ओवरऑल क्लोज लूप गेन है वो यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी का मतलब 1, उसका मतलब है आउटपुट सिग्नल जो है वो इनपुट के मुकाबले में क्या हो, सेम हो, बराबर हो, इक्वल। ठीक है। यस सर। तो अब क्लोज लूप गेन हमारे पास किसके इक्वल होता है? वो एम्पलीफायर का गेन मल्टीप्लाई बाय अटेनुएशन इज इक्वल टू अटेन्युएशन ऑफ द फीडबैक सर्किट। ये इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। और अटेन्युएशन क्या होती है ये हम बात पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्योंकि हम पहले जरा एक आरसी फीडबैक सर्किट एक फीडबैक सर्किट को लेते हैं, ठीक है, विदाउट एम्पलीफायर। हम जस्ट उसको क्या दे रहे हैं, एक इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं उसे। यहाँ पर सिंपल एक आरसी सर्किट को डिस्कस करेंगे, फिर उस आरसी सर्किट को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे किसके साथ, एम्पलीफायर के साथ। ये आरसी सर्किट एक्चुअली फीडबैक आरसी सर्किट है। यहाँ पर हम एक फीडबैक सर्किट को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली, अकेले में, फिर इसको कलेक्टिवली स्टडी करेंगे किसके साथ, एम्पलीफायर के साथ। दोनों का काम पहले कर लेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जो ये है ना फीडबैक सर्किट, यस सर, ये फीडबैक सर्किट क्या होना चाहिए, आरसी सर्किट होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक क्या है, आरसी फीडबैक सर्किट है। वो जो बॉक्स के अंदर फीडबैक सर्किट है वो क्या है, कोई आरसी सर्किट है। जी सर। तो पहला जो हमारे पास आरसी सर्किट की जो टाइप है वो वेन ब्रिज आरसी ऑसिलेटर है। ठीक है जी। तो ये उसकी डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये इसमें 2 आरसी सर्किट हैं। ठीक है जी, एक तो ये आरसी सर्किट,
ठीक है जी। और एक दूसरा आरसी सर्किट ये है जो कि R2 और C2 की वैल्यू बना रहा है, एक आरसी सर्किट बन रहा है R1 और C1 की वजह से। जी सर। अब दोनों मिलकर जो ये इस आरसी सर्किट का कहते हैं लीड लैग सर्किट, क्या कहते हैं? ओके सर। अब इनमें से R1 और C1 जो है वो हमारा लैग पोर्शन होता है, ठीक है। और R2 C2 जो होता है वो लीड पोर्शन कहलाता है। ठीक है सर। लीड इसलिए कहते हैं कि आउटपुट जो है वो इनपुट के मुकाबले में लीड करना शुरू कर देती है। कितने डिग्री लीड करेगी वो डिपेंड करता है R2 और C2 की वैल्यूज के ऊपर। और R1 और C1 की वजह से आपके पास आउटपुट जो है सिग्नल आउटपुट में जब आएगा तो वो इनपुट के मुकाबले में क्या करेगा, लैग करना शुरू कर देगा। इसलिए हम उसको कह रहे हैं R1 C1 को लैग सर्किट, लैग पोर्शन ऑफ द सर्किट, एंड R2 और C2 को हम क्या कहते हैं, लीड पोर्शन ऑफ द सर्किट। ठीक है सर। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर जब हम कहते हैं कि एट लो फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये जो वी आउट है ना, मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है, अभी मैं पिछली क्लास को समझा रहा था उनके लिए लिखा था, आप लोगों के लिए है, ये बुक में नहीं है एज इट इज। अच्छा ओके सर। अब हम बात करते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो क्या होगा। लो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर, यानी कि कुछ सिग्नल आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, तो सी अब इस सिग्नल को दो रेजिस्टेंस का सामना है, ये शुरू में R1 का और XC2 का। यस सर। अब लो फ्रीक्वेंसी पर XC2 क्या होगी, ज्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम ज्यादा होगी ना। जी सर। जी जी बिल्कुल। अब जितनी ये ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सिग्नल आपको मिलेगा आउटपुट में, उसकी वोल्टेज जो है वो आपको मुकाबलातन कम होगी वी इन के मुकाबले में। जी सर। क्योंकि सिग्नल यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है मैक्सिमम R1 और C2 के क्रॉस। यस सर। तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया, V आउट इक्वल टू XC1। अब V आउट किसकी वजह से मेरी है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड R2। जी। क्या ये मैंने वोल्टेज डिवाइडर रूल जो लगाया देखें सही है, XC1 पैरेलल विद R2 अंडर रूट R1 प्लस XC2 प्लस R1 XC1 पैरेलल विद R2, ठीक है। यस सर। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है उससे, यहाँ पर V इन आनी चाहिए, यहाँ पर V, यहाँ पर एक चीज रहेगी V इन। यस सर। अब देखिए जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो XC2 क्या होगी, ज्यादा मैक्सिमम ज्यादा होगी। मैं एरो आपको कर रहा हूँ, ये ज्यादा होगी तो डिनोमिनेटर वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी तो V आउट क्या आएगी, कम आएगी, कम आएगी। और जो जो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस, अभी इसको जरा साइड पर करते हैं, आप कंफ्यूज होंगे, अभी इंक्रीज के ऊपर फोकस करें। ठीक है सर। Thus allowing the output voltage to increase, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, देखिए XC2 क्या हो रही है, कम हो रही है, जी सर। डिनोमिनेटर कम होना शुरू हो जाएगा तो आपके पास V आउट बढ़ना शुरू हो जाएगा। यस सर। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी, एक खास फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा कि जो आपका लीड सर्किट है उसके मुकाबले में लैग सर्किट क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा। कौन सा डोमिनेंट हो जाएगा, R1 C1 वाला सर्किट डोमिनेंट हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, डोमिनेंट होने का मतलब क्या है कि अब जो जो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अब क्योंकि ये भी XC1 भी तो रोल अदा करेगा ना अपना। यस सर। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसकी रिएक्टेंस क्या हो रही है, इसकी भी तो रिएक्टेंस कम हो रही है। मिनिमम। यहाँ C2 की रिएक्टेंस कम हो रही है, वहां पर C1 की भी तो रिएक्टेंस कम हो रही है ना। जी जी। C1 की जब रिएक्टेंस कम होगी तो C1 की रिएक्टेंस R2 के साथ पैरेलल में है, तो ओवरऑल जो है ये रिएक्टेंस जो ऊपर है XC1 पैरेलल टू R2, ये फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ ये वैल्यू क्या होगा, न्यूमरेटर कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा तो V आउट फिर क्या होगी, बढ़ना चाहिए कि कम होगी, कम होगी।
कम होना शुरू हो गई है। पहले वो बढ़ रही थी और वो बढ़ रही थी किसकी वजह से? जी R2 सर, C2 की वजह से। अब वो कम हो रही है किसकी वजह से? C1 की वजह C1 से। की वजह से। ये आपका लैग सर्किट है। तो आपके एक खास पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जाकर क्या होगा कि पहले तो आपकी वोल्टेज बढ़ रही थी, ये देख रहे थे, और खास पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपकी क्या आगे वोल्टेज बढ़ने के बजाय कम होना शुरू होगी, उसको हालांकि और बढ़ना चाहिए था। जी, अगर आपका ये सर्किट क्या होता, इसमें R1 और C1 होता और R2 और C2 ना होता, तो ये ग्राफ क्या ऐसा बनता? ये तो इसका एक्सपोनेंशियली यूं ही जाना चाहिए था, ऊपर ही जाता जो एक्सपोनेंशियल बनता है, याद होगा आपको। यस सर। तो ये आप डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये अब आपको पता लग गया होगा कि ये जो है आपका R1 और C1 जो है उसकी वजह से जो लैग सर्किट पोर्शन है उस वो डोमिनेट हो गया और उसने वोल्टेज को इंक्रीज करने के बजाय क्या करना शुरू कर दिया? डिक्रीज करना शुरू कर दिया। इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहां पर यानी कि इंटरफेस आ गया ना, जहां पर लीड सर्किट का रोल खत्म हो गया और लैग का रोल शुरू हो गया। जी सर। इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हम सर्किट की एटेन्यूएशन कहते हैं 1/3 होती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि R1 और R2 क्या हो, अगर सेम हो जाए और XC1 और XC2 भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो फिर हमारे पास फीडबैक सर्किट की एटेन्यूएशन 1/3 के इक्वल आएगी। ये जो RC सर्किट नहीं है आपका, इसकी ओवरऑल एटेन्यूएशन क्या हो जाएगी? 1/3 के इक्वल आ जाएगी। जब ये 1/3 आ रही है तो इसका मतलब है कि आउटपुट जो है वो इनपुट के मुकाबले में 1/3 टाइम क्या होगा? कम होगा। अगर इनपुट 3 वोल्ट है तो आउटपुट क्या होगी? 1 वोल्ट। यानी कि अगर इनपुट हम 3 वोल्ट का सिग्नल देंगे तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? 1 वोल्ट का सिग्नल आएगा। यस सर। और इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? That is equal to 1/2 RC, 2 pi RC। 1/2 pi RC। क्लियर है? देखिए ये उस केस में जब आपका R1 और R2 इक्वल होंगे, XC1 और XC2 इक्वल होंगे, तब अटेन्यूएशन 1/3 होगी, वरना नहीं होगी। क्लियर है ये बात? एक और बात थी, जब ये कंडीशन पूरी होंगी तो आपका जो फेज शिफ्ट है वो भी देखिएगा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए, R1 इक्वल टू R2, XC1 इक्वल टू XC2, अटेन्यूएशन 1/3 होगी, हमारे पास फेज शिफ्ट क्या आएगा? 0 डिग्री होगा। यानी कि अटेन्यूएशन 1/3 होगी और ओवरऑल फेज शिफ्ट या फीडबैक सर्किट की अटेन्यूएशन क्या होगी? सॉरी, फेज शिफ्ट क्या होगा? 1/3 0 फेज शिफ्ट 0 डिग्री होगा। तो हम एम्पलीफायर कौन से मोड में यूज करेंगे? इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग? नॉन इन्वर्टिंग। भाई फेज शिफ्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है फीडबैक सर्किट, तो फिर आगे एम्पलीफायर कौन से मोड में होना चाहिए? नॉन इन्वर्टिंग में होना चाहिए ना। यस सर। और ये बात मैं पहले भी कर रहा था कि जब आपके बिफोर फीडबैक रेजिस्टेंस FR, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, लीड सर्किट डोमिनेंट है, FA है जी, और आउटपुट वोल्टेज लीड करेगी इनपुट के मुकाबले में। जब आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे हम जाते हैं, जहां पर वोल्टेज क्या होना शुरू हो गई थी, अगेन ये लैग पोर्शन आपकी सर्किट की वजह से है, तो हम कहेंगे कि अब आउटपुट लैग करना शुरू हो गई है किसके मुकाबले में? इनपुट के मुकाबले में। तो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अबव हम बात करें तो आपका सर्किट आउटपुट जो वोल्टेज है वो लैग करेगी इनपुट से। यस सर। ओके सर। अब ये जो सर्किट हम देख रहे थे, फीडबैक सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट, वेन ब्रिज जिसको हमने कहा था, उसकी एक टाइप है वेन ब्रिज। दो और भी हैं आरसी सर्किट हैं, एक टी ट्विन आरसी सर्किट है, फीडबैक आरसी सर्किट है, और एक है फेज शिफ्ट आरसी सर्किट। यानी कि ऐसा आरसी सर्किट जहां पर फेज शिफ्ट आ रहा हो,
तो फिर हम कैसे डिस्कस करेंगे, ये अभी हम बात नहीं कर रहे उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम वही केस लेकर चाह रहे हैं कि हमारे पास फेज शिफ्ट क्या है आरसी सर्किट का, 0 जी। अब ये जो आपने देखा था ना, अभी हमने जो डायग्राम शो की थी कि यार ये क्या है, एक एम्पलीफायर है और ये उसके क्या है, हमें क्या चाहिए, तो दो चीजें चाहिए, एक एम्पलीफायर और एक फीडबैक। और उस फीडबैक सर्किट के जो ब्लॉक डायग्राम है, ये वो ब्लॉक डायग्राम के अंदर फीडबैक सर्किट शो हो रहा है, ये देख रहे हैं, एक ये और एक ये। यस सर। दो फीडबैक सर्किट हैं, एक है सिंपल वोल्टेज डिवाइडर और दूसरा क्या है, आरसी सर। हमने वोल्टेज डिवाइडर को भी बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, आरसी को अभी हमने बात की है। ये दोनों ही फीडबैक सर्किट का काम कर रहे हैं। एक क्या कर रहा है, वोल्टेज डिवाइडर क्या कर रहा है, फीडबैक कर रहा है टू द इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। और जो आरसी सर्किट है, ये आउटपुट को फीडबैक कर रहा है टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। क्लियर हो गया बात? यस सर। नो, हमने ये देखा है कि आपका ये वही सर्किट है, ये जो अभी देख रहे हैं, इसी को हमने थोड़ा सा कंबाइन करके बनाया है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। ओके सर। ये देखें, ये कौन सी इनपुट है, इन्वर्टिंग। इसको फीडबैक किसके थ्रू किया जा रहा है, R1 और R2 के थ्रू, वोल्टेज डिवाइडर जो है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर, ये इसके जो R2 के क्रॉस वोल्टेज है वही वो इन्वर्टिंग इनपुट को दी जा रही है, ऐसे ही है। और जो दूसरा है वो आरसी सर्किट है, वो किसके, R3 पैरेलल टू C2 और C2 और C1 और R4, ये देखें तो ये आपका सर्किट आगे भी है। यस सर। मैं यहाँ पर देखा कि आपका क्या किया जा रहा है, आउटपुट का पोर्शन क्या किया जा रहा है, पहले आउटपुट से किसको दी जा रही है, R4 को दी जा रही है। R4 से आउटपुट सिग्नल किधर आएगा, C1 को। C1। ये देखें, यहाँ से सिग्नल आया आउटपुट से, जी सर। एक तो इधर को चला गया कुछ पोर्शन और कुछ इधर को आया R4 को, R4 से आगे किधर आया, C1 को। C1। अब मैं वापस जाता हूँ, C1 से आगे वो किधर जाएगा, यहाँ पर आकर आगे उसको पैरेलल सर्किट में रहा है, C2 और R3 का। तो क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सिग्नल आगे उसको पैरेलल सर्किट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पैरेलल, यहाँ से ये और ये दोनों आपस में क्या है, R3 और C3 पैरेलल है कि नहीं है। यस सर। वही चीज है, सेम टू सेम। यहाँ पर वो ये पूरा अब ये वेन ब्रिज शो कर रहा है एक्चुअली, इसको इस वेन ब्रिज के अंदर क्या क्या है, R1 और R2 भी है और RC सर्किट भी है, दोनों कलेक्टिवली शो किए गए हैं। जी सर। अब हमने ये देखा है कि आपको याद होगा क्लोज लूप हमने डिस्कस किया था, 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ द एटेन्यूएशन होता है, याद होगा। यस सर। यस सर। ये किस केस में, इन्वर्टिंग के केस में, याद होगा। यस सर। केस में और इन्वर्टिंग के केस में अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अगर इन्वर्टिंग को जो इनपुट दी जा रही है वो किसके थ्रू दी जा रही है, R1 और R2 के। तो R1 और R2 का एटेन्यूएशन देखी जाए तो ये आपके पास क्लोज लूप गेन किसके कहलाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2, ऐसे ही है। यस सर। अब हमारी कंडीशन क्या है कि हमारे पास फेज शिफ्ट क्या होना चाहिए, 0 और दूसरा गेन क्या होना चाहिए, 0 फेज शिफ्ट 0 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि अगर हमारा फेज शिफ्ट 0 डिग्री आता है, किसकी वजह से, फीडबैक की वजह से 0 डिग्री आ रहा है, तो हम इसका आउटपुट किसको दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग को। तो आगे भी क्या फेज शिफ्ट आएगा, नो नहीं आएगा। और ओवरऑल फेज शिफ्ट क्या रहेगा हमारे पास, 0 डिग्री। दूसरे जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या होना चाहिए,
क्लोज लूप गेन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर हमारे पास देखा जाए अब 1 यानी कि ACL क्या होता है? ACL इक्वल टू क्या होता है? AV इंटू B attenuation. AV इंटू B, ऐसे ही है ना? attenuation. अच्छा, ये एक बुक Yes, वाले sir. ने मिस्टेक की है, मैं आपको बताऊं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास B किसके खिला रहा है? 1 by इसका मतलब AV किसके खिलाना चाहिए? ये ACL नहीं है, ये AV है। देखिए अगर B 1/3 है तो AV 3 होना चाहिए ताकि ACL 1 हो। Yes, sir. Yes, sir. भाई Yes. ACL 1 होना चाहिए। क्लोज लूप गेन 1 तभी हो सकता है कि अगर बीटा अटेन्युएशन जो है वो 1/3 है तो AV 3 होगा, तब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 की इक्वल आएगा। हमारे पास इसका मतलब है कि जो हम यहाँ पर एम्पलीफायर यूज करें उसका गेन हमारे पास ओपन लूप गेन क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ये क्लोज लूप गेन नहीं है, ये ओपन लूप गेन है, वो AV है, ACL नहीं है। बुक वाले ने ACL लिखा है, इसको ACL नहीं होना चाहिए, AV होना चाहिए। ठीक है जी? Yes, sir. Yes, sir. अब देखें वो यहाँ पर इसको 3 लिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पर हम जो लिखते हैं वो AV लिखते हैं, याद होगा आपको। देखिए पीछे जब भी आप ब्लॉक Yes, sir, डायग्राम के अंदर voltage शो करते हैं AV लिखते हैं। ये AV क्या है? जी सर। ओपन लूप गेन, जो उस ऑपरेशन एम्पलीफायर की बाय डिफॉल्ट अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो कि एक्सटर्नल सर्किट कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर भी मुझसे भी मिस्टेक होगी, मैंने भी इसको ACL कह दिया, ये AV है। AV मस्ट बी इक्वल टू 3, तो AV तब भी 3 हो सकता है। ये भी थोड़ा सा, ये भी आपका, ये भी मुझसे मिस्टेक हुई है। इसको भी हम ACL नहीं कहेंगे, AV कहेंगे। ये ACL या AV थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग आपकी बात हो रही होगी। एक्चुअली क्योंकि हम अटेन्युएशन के साथ बात कर रहे हैं ना, जी सर। तो इसलिए वो इसको क्या कह रहा है, AV नहीं कह रहा है, ACL कह रहा है। हम AV तो ठीक है ना? ओके सर। तो अब AV हमारे पास, ये ACL किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के इक्वल होना चाहिए। 3 के इक्वल तभी हो सकता है कि जब आपके पास R1 और R2 क्या हो? R1 R2 टाइम R2 के इक्वल हो। तो जब हमने अभी देखा ACL किसके इक्वल है? ठीक है। ACL इक्वल टू का R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 का फार्मूला अभी हमने निकाला था। यस सर, ये था। तो इसमें हम अगर R1 की जगह 2 टाइम R2 पुट करें तो हमारे पास ACL किसके आ जाएगा? 3 के आ जाएगा। यानी कि हमारे पास इस एम्पलीफायर का जो गेन है वो 3 तब भी हो सकता है जब आपके पास यहाँ पर जो R1 आप पुट करें वो क्या हो? डबल ऑफ R2 के इक्वल हो। यस सर। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। तो अब ये क्योंकि यहाँ पर अटेन्युएशन 1/3 हो रही है, क्लियर होगी बात? इसकी अपनी अटेन्युएशन, ठीक है? तो ये भी क्या करेगा? ये भी तो अटेन्युएट कर रहा है ना? जी सर। तो ये दोनों एक दूसरे के अटेन्युएशन को कैंसिल करके ओवरऑल बंद कर देंगे। जी सर। और वो तभी हो सकता है कि R1 इक्वल टू क्या हो? 2 टाइम R2 हो। जी सर। ये अब स्टार्टअप कंडीशन की तरफ हम आते हैं। स्टार्टअप कंडीशन ये है कि देखें, एक दफ़ा जब आपने स्टार्टअप का मतलब कि जब आपने स्विच ऑन किया और कैसे सिग्नल आपको मिलेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ठीक है? ओके सर। ये ऐसे ही है कि एक गाड़ी है जो अभी बंद खड़ी है, तो आप चाहते हैं कि इसको धक्का लगा के मैकेनिक तक लेकर जाएं, तो आपको क्या चाहिए? 4-5 बंदे चाहिए जो उसको धक्का लगाएं। अब शुरू में 4 बंदे आपको चाहिए होते हैं, क्या 2 बंदे धक्का लगा के गाड़ी को धक्का लेके जा सकेंगे? नो सर। शुरू
उसमें 4 बंदे आपको चाहिए होंगे। जब वो 4 बंदे उसको पुश कर लेते हैं, स्टैटिक से डायनेमिक्स में ले आते हैं, तो फिर वो 4 में से 2 बंदे भी अगर धिक्का लगाते रहे तो गाड़ी रिड़ती रहेगी। यस सर। यही बात यहाँ पर भी हो रही है कि सिग्नल एक दफा स्टार्टअप कैसे लेगा, ये एम्पलीफायर कैसे स्टार्टअप लेगा, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि स्टार्टअप के लिए जो आपका गेन है, क्लोज लूप गेन, क्योंकि 1 होना चाहिए, तो 1 से क्या हो, 1 से ग्रेटर हो। 1 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल से क्या होगा, ज्यादा होगा, एम्पलीफाई होगा, बड़ा होगा, एम्पलीफाई होगा। ठीक है ना। और जब हमें सिग्नल अपनी डिजायर वैल्यू का चाहिए होगा, जिस वैल्यू का चाहिए होगा, जब हम उस वैल्यू पर पहुंच जाएंगे सिग्नल को, नेट से हमें चाहिए सिग्नल 1 वोल्ट का, तो आपका क्या ख्याल है, आउटपुट पर डायरेक्ट हमें जो सिग्नल मिलेगा वो 1 वोल्ट का सिग्नल मिलेगा एकदम से, है जी। हेलो, आपको सिग्नल अगर 1 वोल्ट का चाहिए, ये देख रहे डायग्राम में, तो उसको कुछ टाइम लगेगा यहाँ तक आने में। यस सर। तो जब आपका सिग्नल इस वैल्यू को पहुंच जाएगा जो कि आपकी डिजायर वैल्यू है, तो फिर हम गेन क्या करेंगे, हेलो, फिर गेन आपका 1 होना चाहिए, क्लोज लूप गेन। उससे पहले गेन क्या होना चाहिए, क्लोज लूप गेन 1 से ग्रेटर होना चाहिए। समझिए, अगर आप शुरू ही में रख देंगे 1, समझ आ रही है, इसी पोजीशन पर अगर यहाँ पर अगर आपका ACL 1 हो गया, तो सिग्नल इससे ज्यादा आगे जाकर सिग्नल इसी लेवल का आएगा, इससे ज्यादा एम्पलीफाई नहीं होगा। समझ आ रही बात? जी सर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट सिग्नल किस लेवल का चाहिए, कितने एम्पलीफायर लेवल का चाहिए। ठीक है। यस सर। इसका मतलब है कि क्लोज लूप गेन आपका 1 नहीं होना चाहिए स्टार्टअप कंडीशन के लिए। स्टार्टअप कंडीशन के लिए क्लोज लूप गेन मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है जी। ये एक थंब रूल है फीडबैक सर्किट के अंदर। अब जो हम फीडबैक सर्किट जिसकी बात कर रहे थे, अब यहाँ पर वो RC सर्किट यहाँ पर शो नहीं किया कर रहा, ये याद रखो, इधर देखो, ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर RC सर्किट मौजूद है। ठीक है। लेकिन अब हम उसको ब्लॉक में शो कर रहे हैं। हमने जो मॉडिफिकेशन की है वो इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के अंदर मॉडिफिकेशन किया है कि उसके हमने क्या किया, एक R3 रेजिस्टर लगा दिया R1 के साथ सीरीज में, और उसके साथ 2 डायोड लगा दिए। डायोड, यस सर। अब क्योंकि सिग्नल जब शुरू में आपके पास आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी फ्रीक्वेंसी। लो होगी। जो ही आप सिग्नल डीसी सप्लाई देंगे आपके पास, तो डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, लो वोल्टेज होगा। तो उससे क्या होगा कि ये दोनों डायोड ये है वो कट ऑफ में होंगे, यानी कि एज अ ओपन बिहेव करेंगे। जब ओपन बिहेव करेंगे तो आपका R3 जो है वो R1 के साथ सीरीज में ऐड हो जाएगा, और क्लोज लूप गेन जो आपने लिखा था R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2, उसमें R2 के साथ R3 भी ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर में। यस जी सर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, क्योंकि हमने कहा था R1 मस्ट बी इक्वल टू टाइम R2 होना चाहिए। जी सर बिल्कुल। वो जब हम पुट करेंगे तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, 3 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R2। तो क्या अब गेन 3 प्लस समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब अब क्लोज लूप गेन जो है वो 3 से ज्यादा है, 3 में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, वो क्या है, R3 डिवाइडेड बाय R2। जी सर। अब गेन आपका क्या आया, 3 से ज्यादा है कि नहीं है? आया। यस। ठीक है। हमने कहा क्लोज लूप गेन 1 होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। उस केस में जब लीड लैग सर्किट का अटेन्युएशन 1 होती, लेकिन यहाँ पर लीड लैग सर्किट की अटेन्युएशन 1/3 है, तो फिर हमारे पास क्लोज लूप गेन मस्ट बी 3 होना चाहिए, ताकि ओवरऑल जो क्लोज लूप गेन है वो 1 हो। यस सर। लेकिन अब हमें स्टार्टअप के लिए ये 3 से ज्यादा होना चाहिए इसकी वैल्यू, और 3 से ज्यादा इस तरह कर रहे हैं कि हमने R3 लगा दिया, R3 के साथ 2 जीनो डायोड लगा दिए। जी सर। तो ये हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है। अब जो आपका सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और सिग्नल का वोल्टेज इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा,
आपके जो सिग्नल की वोल्टेज बढ़ेगी, देखें द फीडबैक सिग्नल इज एम्पलीफाइड। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सिग्नल की फीडबैक सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई हो रहा है, देख रहे हैं हाल में उसकी वोल्टेज बढ़ रही है। ऐसा ही है? यस सर। क्यों बढ़ रही है? वो रीइंफोर्स करते हैं एक दूसरे को, और रिजल्टिंग बिल्ड अप ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं आपकी बिल्ड अप हो रही थी, ठीक है जी? यस सर। यस। और जो डिजायर लेवल अगर जब आपको वो अटेन हो जाएगा तो हम क्लोज लूप गेन आपका क्या आना चाहिए? दोबारा 3 पर आ जाना चाहिए। वो 3 पर कैसे आएगा? जब आपका सिग्नल वोल्टेज बढ़ जाएगी, डेफिनेटली इतनी बढ़ जाएगी कि आपका जो आउटपुट सिग्नल है वो जीरो ब्रेकडाउन को पहुंच जाएगा। जी सर। लेट से आपने कितने आउटपुट वोल्टेज लेना चाहते हैं, कितने पीक वैल्यू होनी चाहिए आपके पास डिजायर सिग्नल आउटपुट? 1 वोल्ट। यस सर। इसका मतलब आपने जो 2 जीनो डायोड लगाने हैं उनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? 1 वोल्ट होनी चाहिए। 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट पर आपका आउटपुट सिग्नल पहुंचेगा तो इसका मतलब है कि वो दोनों जीनो डायोड को क्या करेगा? कंडक्ट करवाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये अब जीनो ब्रेकडाउन वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या कर गई है? पहुंच गई है। एज अ रिजल्ट आपके दोनों डायोड्स क्या करेंगे? जीनो डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। जी। जब कंडक्ट करेंगे तो करंट जो है वो R3 से गुजरेगा या जीनो डायोड से गुजरेगा? जीनो डायोड से सर। जीनो डायोड से गुजरेगा। इसका मतलब उसने R3 को क्या कर दिया? इन दोनों जीनो डायोड ने कट ऑफ कर दिया, ओपन। यस सर। तो फिर यहाँ पर R3 क्या रहेगा इस फार्मूले में, ACL में? नो। नो। तो आपका गेन दोबारा किधर आ जाएगा? 3 को अप्रोच करेगा, क्योंकि R3 0 हो गया। जी। यस सर। तो गेन आपका दोबारा क्या हो गया? क्लोज लूप गेन 3 को आ गया। और इसके बाद क्या होगा? फिर गेन जब 3 पर आ जाएगा तो सिग्नल दोबारा एम्पलीफाई होगा? हेलो। नो। सिग्नल एम्पलीफाई नहीं होगा, सिग्नल सस्टेन सिग्नल होगा। यस। ठीक है।